हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आई विश एंड होप आप सबका ये नया साल जो है बहुत अच्छा गुजरे। जो भी ड्रीम्स आप फुलफिल करना चाहते हैं वो आपके इस साल में फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो इंग्लिश माध्यम के इंग्लिश माध्यम पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को ध्यान में रखते हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 27 लाइव हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, पूरे के पूरा पेपर पैटर्न के ऊपर टेस्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, और आपको दिया जा रहा है। इससे पहले 26 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं लाइव। ठीक है, अगर आप वो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम चैनल पे आप बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, या फिर आप वेबसाइट पे या हमें कॉल करके भी बाकी डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, तो आरसी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 3 आरसी आने वाले हैं एसएससी के गाइडलाइंस के थ्रू। 3 आरसी आने वाले हैं। ठीक है, 3 आरसी मतलब आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आरसी से आएंगे। ठीक है, तो आरसी ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पड़ी हुई चीज आपकी आंखों के सामने ही आंसर है, उसी में से आपको आंसर देना है। ठीक है, आपको कुछ याद किया हुआ नहीं वहां पे लिखना, तो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं आंसर गलत होने के। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस हम कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है 27, तो पहले जाके टेलीग्राम चैनल पे मॉक टेस्ट दे, उसके बाद वापस इस प्लेटफॉर्म पे आए, यूट्यूब पे आए और अपना सेशन देखे। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कहाँ पे उससे मिस्टेक हुई है समझने में। ओके, और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबके सपोर्ट की वजह से हम 91 के सब्सक्राइबर्स का बेंचमार्क एक रीच कर चुके हैं, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। तो थैंक यू सो मच। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन के साथ विथ थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। मतलब आज आपके पास एक मौका है, आज आपका वो मौका है जब आप अपने सपनों का कल बना सकते हैं। ठीक है, वो कल बना सकते हैं जो आप हमेशा जीना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ, आज अगर आपने मेहनत कर ली, कुछ समय संघर्ष का है, आज अगर मेहनत की तो कल जो है वो बहुत सुनहरा होगा, और वो कल होगा जो आप जीना चाहते हैं। कई सारे बच्चे बहुत पुअर बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, या जिनने अपनी फैमिली में बहुत स्ट्रगल देखा होगा। डेफिनेटली आप नहीं चाहते कि आगे आपको वो स्ट्रगल देखना पड़े, राइट? तो आप यही सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें, या कुछ अच्छा ऑफिसर बन के माँ बाप को खुश करें, या अपनी लाइफ आगे स्टेबल करें, राइट? तो उसके लिए तो आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, कीपिंग दिस इन माइंड चलते हैं आज के सेशन की तरफ, विच इज डिस्कशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ मॉक टेस्ट 27 पैसेज 1। ठीक है, फॉर एसएससी सीजीएल मीन्स। अभी तक के सेशंस में हमने यही पढ़ा है कि जो भी पैसेज हमने स्टार्ट करना है वो हमने सीधा पैसेज पढ़ के स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्यों? क्योंकि देखो कितना बड़ा पैसेज है। इतने बड़े पैसेज में सारे, अब अगर हम ये जनरल डे में पढ़ रहे होते हैं, कोई नॉर्मल डे में अगर हम ये पैसेज पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वहां पे पेपर देने बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको एक खुले से मैदान में, फुटबॉल ग्राउंड में बोल दूंगी कि जाओ ढूंढ के लाओ, आप क्या ढूंढने जाओगे? पता ही नहीं है क्या ढूंढना है ना? तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एक की चेन खो गई है जिसमें एक चाबी है ब्लैक कलर की, और उसका छल्ला जो है उसमें गणेश जी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिकली पता है क्या ढूंढना है आपने, तो आप आसानी से जो भी इतना बड़ा ग्राउंड है चाहे आप पूरा कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इससे हमें वही की चेन मिल जाती है, इससे हमें वो की चेन का आइडिया मिल जाता है कि हमें ढूंढना क्या है इतने बड़े पैसेज में। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स या की पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर इफ प्रपोजल रैटिफाइज बाय द पार्टी एंड द आइडिया इज इंक्लूडेड इन एमसीसी। एमसीसी हम पैसेज में पढ़ेंगे क्या होता है। इट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है
कि हम कुछ नियम बना देते हैं कि इसी हिसाब से हमें अपना काम करना है, या जैसे यूपीएससी ऑफिस जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना होता है कि उनको पब्लिक में कैसे कपड़े पहन के जाना है या कैसा व्यवहार करना है। अगर पीएम के सामने है तो उनको ग्लासेस लगाने हैं, मतलब ग्लासेस वो नहीं देखने वाले ग्लासेस नहीं कि चश्मा, उनको नजर का चश्मा लगा और वो उनको वो भी नहीं लगाना, वो नहीं, ब्लैक ग्लासेस जिनको गॉगल्स बोलते हैं, सन ग्लासेस, वो लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, ठीक है। इन सब चीजों का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हुआ, एक आदर्श कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इस पैसेज में दिए हुए पैसेज के अनुसार जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो उस डिस्क्लोजर का पार्ट नहीं है, जो कि अगर पार्टीज के द्वारा, जिसका प्रपोजल अगर पार्टीज मंजूर कर देती हैं तो वो तो इंक्लूड करती हैं और वो आइडिया इंक्लूड हो जाता है एमसीसी में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो इनमें से कौन सा पॉइंट उसका पार्ट नहीं है, उस प्रपोजल का पार्ट नहीं है, उस डिस्क्लोजर का पार्ट नहीं है कि पार्टियों को क्या चीज घोषित करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर पार्टियों ने करी, मंजूरी दी तो, और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट होगा। हमें पहला मिल गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पॉइंट्स क्या क्या है, उसका पार्ट क्या क्या है, ठीक है। उसमें कौन सा प्रपोजल हमने दिया है जो जिसके ऊपर अगर मंजूरी हो गई तो पार्टीज को ये चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, What are the points which make the Election Commissions of India proposal to require political parties to disclose the financial implications of the promises sound? ये क्या बोल रहे हैं कि वो कौन सा या कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रपोजल है, क्या प्रपोजल है कि जिसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरी है ये डिस्क्लोज करना कि उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इम्प्लीकेशंस मतलब वो अपने जो भी उनके फंड्स होंगे, जैसे वो अगर होता है ना, अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं कि हम 50,000 नौकरियां दे देंगे। अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं 50,000 नौकरियां दूंगा तो उसका फाइनेंशियल आधार क्या है, वो कहाँ से जनरेट करेंगे। अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं कोई भी XYZ चीज करने वाला हूं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट का कितना पैसा गवर्नमेंट का लगेगा, उस पैसे को वो कैसे कितना पैसा उसमें रोड पे जाएगा, कितना पैसा उसमें लोगों को घर या जरूरतों के सामान देने के लिए या नौकरी बनाने के लिए, नौकरियां देने के लिए जाएगा, ठीक है। अगर अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मैं इतनी यूनिटें 100 यूनिटें बिजली फ्री कर दूंगा तो उस 100 यूनिट बिजली फ्री करने का खर्चा गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि उनके जो भी प्रॉमिसेस, जो भी उनके ये हैं, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जो भी वो प्रॉमिसेस बताते हैं, तो उस जो प्रपोजल है उसको साउंड मतलब उसको सही, क्या कौन सी बातें हैं जो उसको सही बताती हैं, ठीक है। किन बातों की वजह से लोगों को या जो राइटर है उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला एकदम सही है, ठीक है। Third question, the guideline itself arose from Supreme Court judgment in 2013 upholding the right of parties। बोल रहे हैं कि जो ये गाइडलाइन आई ये कहाँ से आई, ये आई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, जो उन्हें 2013 में जजमेंट दी थी, जिसमें उन्हें क्या कहा था, अपहोल्डिंग, उनने बरकरार रखा था। अपहोल्डिंग मतलब बरकरार रखना, क्या रखा था बरकरार, द राइट ऑफ पार्टीज टू मेक इलेक्टोरल प्रोमिसेस। अब ये इलेक्टोरल प्रोमिसेस क्या होता है, जब आपका बोलते हैं चुनावी वादे, है ना, तो बोल रहे हैं कि उनने बरकरार रखा था कि पार्टीज को ये पूरा अधिकार है कि वो चुनावी वादे करें जिसमें कि इवन इफ दे इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कि जिसमें अगर वो कुछ कंज्यूमर गुड्स भी दे रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों को। देखा है ना, कई जगह लोग राशन वगैरह बांट रहे होते हैं या जेंट्स को लिकर वगैरह बांट रहे होते हैं, तो वो कंज्यूमर, वैसे लिकर तो नहीं आता बट कंज्यूमर गुड्स के तौर पे बांट रहे हैं वो, है ना। तो अगर ये भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो उसको भी वो बरकरार रख रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि ये पार्टियों का अधिकार है, ठीक है। इट वॉज हेल्ड, ये कहा गया था दैट सच अ प्रॉमिस वुड नॉट अमाउंट टू अ करप्ट प्रैक्टिस।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसे जो प्रोमिसेस होते हैं कि हम बाद में ये बांटेंगे या वो बांटेंगे, आप हमें वोट दो, हम अगर सरकार में आ जाए तो हम 100 यूनिटें बिजली फ्री कर देंगे, तो बोला कि ये कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई इसमें कोई भी करप्शन इन्वॉल्व नहीं है। एंड as long as these were financed by budgetary allocations, बोल रहे, और अगर जब तक ये बजट में जो एलोकेशंस किए जाते हैं जिसको कि क्लियर्ड बाय लेजिस्लेचर, जिसको कि जो लेजिस्लेचर क्या होता है, हमारे विधान सभा होती है, ठीक है ना, तो विधान सदन द्वारा अगर मंजूरी मिली है तो ये इनवैलिडेट नहीं हो सकते, यानी कि दे कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड, मतलब उनको रद्द नहीं किया जा सकता, उनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो कंज्यूमर गुड्स भी बाद में बांटने का प्रॉमिस करते हैं ना कि हम आपको राशन फ्री दे देंगे 1 महीना, या हम आपको चावल साल भर फ्री देंगे, तो वो भी अगर बजट में पास हुआ है तो वो इलीगल प्रैक्टिस नहीं है, उसको हम मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रेफर्ड सेंटेंस, बोल रहे हैं ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इससे हमें कौन सी स्टेटमेंट पता चल रही है, क्या स्टेटमेंट हम अनुमान लगा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। अब इसके लिए तो हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें पूरा पैसेज यहीं पे दिया हुआ है ना, हम मतलब स्टेटमेंट यहीं दी हुई है, हम यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है एनी स्कीम्स फंडेड बाय बजटरी एलोकेशंस नॉट पास्ड द लेजिस्लेचर डीम्ड टू बी इनवैलिडेटेड। बोल रहे हैं कि कोई भी स्कीम है जो बजटरी एलोकेशन से हो रही है जिनको लेजिस्लेटर ने नहीं पास किया है, उनका भविष्य क्या है, उनको हम इनवैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि उनको हम रद्द कर सकते हैं, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, ये बोल रहा है इसमें, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि अगर लेजिस्लेटर ने पास किया तो हम इनवैलिडेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर लेजिस्लेटर ने पास नहीं किया है तो हम उसको इनवैलिडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई सही स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेकिंग पॉलिटिकल प्रॉमिस टू ल्योर वोटर्स इन अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस। बोल, अब इस स्टेटमेंट में ऐसा तो नहीं बोला कि अगर हमने प्रोमिसेस किए हैं उनको आकर्षित करने के लिए तो वो करप्ट प्रैक्टिस है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, हालांकि वो है, लेकिन इस स्टेटमेंट से हमें वो चीज नहीं पता चल रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट इट इज अप टू इलेक्टोरेट टू डिसाइड द genuineness of the promises made by the political parties। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मतदाताओं के ऊपर है कि उनको डिसाइड करना है, उनने इस विचार को बरकरार रखा था, इस निश्चय को बरकरार रखा था कि मतदाताओं को डिसाइड करना है, मतदाताओं को सुनिश्चित करना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रोमिसेस कर रही हैं उनकी सत्यता क्या है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये भी गलत हो गया। कंज्यूमर गुड्स कैन बी गिवन अवे बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू एंटाइस वोटर्स until and unless if the opposition parties not rise up। बोल रहे हैं कि इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि कंज्यूमर गुड्स दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को लुभाने के लिए, जब तक कि दूसरी कोई पार्टी, ऑपोजिट पार्टी उनके अगेंस्ट ना खड़ी हो जाए। तो ऐसा भी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस स्टेटमेंट से हमें ये भी नहीं पता चल रहा। तो ये तीनों गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट मेक्स डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स इम्पेरेटिव टू इम्प्लीमेंट। बोल रहा है कि जो डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है कि एकदम आपको विस्तृत रूप से बताना है कि आपके जो भी फंड्स हैं, जो भी आपके पास पैसा आएगा, आप उसको किस किस तरीके से यूज करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, कितने लोगों को कितना पैसा जाएगा, या कुछ काम करना है उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, उससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है। ये सारी आपको एकदम डिटेल में बतानी है। तो इसकी अनिवार्यता करना टू इम्प्लीमेंट, इसको अनिवार्य क्यों समझा जा रहा है कि इसको अनिवार्य है, ये चीज अनिवार्य है कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बहुत अनिवार्य हो गया है, ठीक है। तो ये हमें पैसेज पढ़ के पता चलेगा। ओके, सिलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड है द एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। सेंटेंस है द कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट टू प्रिवेंट एक्स्ट्रावेगेंट प्रोमिसेस फ्रॉम अपसेटिंग द इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड द ECI could lay down some guidelines, ठीक है। अब एक्स्ट्रावेगेंट क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रावेगेंट होता है कुछ अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा खर्चा करना, पैसा खर्चा करना,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अत्यधिक प्रोमिसेस किए जा रहे हैं जिनसे कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट मतलब अत्यधिक। अब प्रोपोनेंट मतलब होता है समर्थक, ठीक है। प्रोपोनेंट मतलब होता है समर्थक, तो प्रोपोनेंट तो नहीं है ना, ये तो गलत है, ऑप्शन ए तो नहीं है। कंप्राइज मतलब होता है कि इसमें इससे बना हुआ, ठीक है। कंप्राइज मतलब होगा कि इन चीजों से मिलकर ये बना है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। परजुरी मतलब क्या होता है, झूठा साक्ष्य, ठीक है, एकदम झूठी बात करना या झूठा तथ्य बताना, है ना, तो ये होता है परजुरी मतलब, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खर्च करना, जरूरत से ज्यादा, अत्यधिक, ठीक है। तो प्रोफ्लिगेट मतलब होता है ये भी मतलब होता है ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा, अपव्ययी जिसको बोल सकते हैं हम, अपव्ययी, ठीक है। तो यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट इक्वल्स टू प्रोफ्लिगेट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ, है ना। बाकी क्वेश्चंस के आंसर, हमें 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए, अब बाकी क्वेश्चंस के आंसर हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोजल टू रिक्वायर, बोल रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रपोजल है, सुझाव है, ठीक है, क्या सुझाव है, टू रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टीज टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, जिसमें कि ये जरूरी है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है, ये रिक्वायरमेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिस्क्लोज करें, यानी कि वो बताएं, क्या बताएं कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है उनके प्रोमिसेस के, जो वो करते हैं, कि जो भी वो प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि मैं 10,000 नौकरियां दूंगा जनता को, तो वो 10,000 नौकरियां किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उनका क्या खर्चा आएगा, वो पैसा वो गवर्नमेंट से कितना पैसा आएगा, कितना पैसा वो खुद जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के राजकोष में से कितना खर्च पैसा जाएगा, ठीक है। दे मेक इन देयर मैनिफेस्टोज विल एड मीनिंग, बोल रहे कि अगर ये होता है तो इससे क्या होगा, एक मीनिंग मिलेगा एंड डेप्थ टू इलेक्टोरल कैंपेन्स, बोल रहे हैं कि इससे क्या एक मतलब मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अभी तक तो हम देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो मैनिफेस्टोज तो बनाती हैं, लेकिन आप एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है ना नागरिक, आप में से कितने लोग उन मैनिफेस्टोज को पढ़ते हैं, आप में हम कोई नहीं पढ़ते। हम लोग वोटिंग किस बेसिस पे करते हैं, इमोशनल बेसिस पे, है ना, कि अभी आजकल हम लोग हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा चल रहा है तो हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, है ना। जब हमें नौकरियों का और बाकी चीजों का ज्यादा फर्क पड़ता था तब हम कांग्रेस को वोट दे देते थे, ठीक है। अभी कांग्रेस से हमारा विश्वास उठ चुका है और अभी मोदी जी हो रही है तो हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या हमने उनके मैनिफेस्टोज पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो उन्होंने पहले 5 साल में कितना काम किया, दूसरे 5 साल में कितना काम किया, क्या हमने उसके ऊपर कभी भी एक एनालिसिस किया, नहीं किया, राइट, नहीं करते, हम कोई भी नहीं करते। और सिर्फ मोदी जी की बात नहीं, किसी भी गवर्नमेंट का हम नहीं करते एनालिसिस, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो। तो वो बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, उनके जो भी इलेक्टोरल कैंपेन होगा, यानी कि जो भी मतदान के लिए वो कैंपेनिंग करते हैं ना, ये जो मतदान का प्रोसेस है उसके लिए एक मीनिंग मिलेगा, एक डेप्थ मिलेगी, ठीक है, यानी कि उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। द आइडिया दैट पार्टीज शुड कम्युनिकेट टू इलेक्टर्स द फिस्कल रैशनल, बोल रहे हैं कि ये जो आइडिया है, ये जो विचार है कि पार्टीज को बताना चाहिए अपने इलेक्टर्स यानी कि मतदाताओं को कि फिस्कल रैशनल मतलब उसका वित्तीय आधार क्या है, किसका, फॉर प्रोमिसिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट वुड इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट आउटगो। वो बोल रहे हैं कि जो भी वो वादा करते हैं कि हम अपने सत्ता में आने के बाद कोई भी अगर चीज है, गुड्स हैं, तो ये देंगे, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम 2-2 हजार लोगों को देंगे, है ना, बोला था ना कि हम इतना पैसा जनता के अकाउंट में जाएगा, तो उसका वित्तीय आधार क्या है। या फिर अगर राहुल गांधी सर्विसेज यानी कि नौकरियां या कोई भी अदर सर्विस कि रोजगार दिया जाएगा या फिर सफाई अभियान अच्छे से होगा, तो वो सर्विसेज में आ जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा, तो उसका वित्तीय आधार क्या है। तो इससे क्या होगा, दैट वुड इन्वॉल्व, जिसमें कि इन्वॉल्व किया जाएगा क्या,
बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आउटगो फ्रॉम द एक्सचेकर। बोल रहे हैं कि जो एक्सचेकर क्या होता है, राजकोष, ठीक है, हमारे देश का जो पैसा है वही जाएगा। तो बोल रहे हैं कि आउटगो मतलब बाहर जाना यानी कि खर्च किया जाना। बोल रहे हैं हमारे देश का जो पैसा है, जो हमारा राजकोष है, उसमें से कितना फंड जाएगा, कितना उसमें से बहुत मात्रा में जाएगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट में जाएगा, तो वो कितना जाएगा, इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम 2015। बोल रहे ये जो आइडिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डिक्लेयर करना चाहिए फिस्कल रैशनल, कि उनका मूलाधार क्या है, फाइनेंशियल, जो भी वो प्रॉमिस कर रहे हैं उसका, तो वो ऑलरेडी पार्ट है, वो पहले से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। कब से? 2015 से, यानी कि 2015 में इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट बना दिया गया था। द ECI इज नाउ प्रपोजिंग, जो ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बार बार हम पूरा नहीं बोलेंगे, तो ECI इज नाउ प्रपोजिंग अ प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा क्या होता है? पूरा सेट पैटर्न होता है कि नंबर 1 में कितना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा कहाँ को गया, इसमें कितना खर्चा हुआ, इतना पूरा पॉइंट वाइज उसमें लिखा होता है फुल डिटेल में। तो बोल रहे हैं कि अब वो बोल रहे हैं कि अब आप हमें प्रोफॉर्मा दो ऐसा, और डिस्क्लोजर का जो भी आप बताओगे ना उसका पूरा प्रोफॉर्मा दो कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ को जाएगा, कौन कौन इसके बेनिफिशियरी होंगे, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, कौन से सेक्शन को आप ज्यादा देने वाले हो, क्यों देने वाले हो ज्यादा, सारी डिटेल बताओ। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं? इफ पार्टीज अग्री, अगर पार्टी सहमत हुई, एंड द आइडिया इज इंक्लूडेड इन द मॉडल कोड, और अगर ये आइडिया जो है, जो इनका आइडिया है इलेक्शन कमीशन का, अगर इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट बना दिया जाए, दे विल हैव टू स्पेल आउट द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बोल रहे तो उनको स्पेल करना पड़ेगा, यानी कि बताना पड़ेगा क्या, कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दैट अ पर्टिकुलर प्रॉमिस इज टारगेटेड। कि आपने अगर बोला कि मैं 10,000 नौकरियां दूंगा, तो ये आपने किस सेक्शन के लिए बोला है स्पेसिफिकली। ऑब्वियसली नौकरी किन लोगों को की जरूरत होती है? यंगस्टर्स को जरूरत होती है ना, जो 21 से 30-40 के बीच में होंगे, उन्हीं को नौकरी की जरूरत है। कि उससे पहले के या तो लगे हुए होंगे नौकरी में, या करके थक चुके होंगे, रिटायर हो चुके होंगे, है ना। तो किस सेक्शन को वो प्रॉमिस टारगेट कर रहा है, द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, कितने लोगों को कवर करेगा, कितना इसमें कवरेज होगा, एंड द नंबर ऑफ लाइकली बेनिफिशरीज, वही कितने लोग इसमें इंक्लूडेड होंगे, कितने लोगों को 10,000 नौकरियां मिलेंगी। ठीक, ऑब्वियसली 10,000 लोगों को ही मिलेंगी 10,000 नौकरियां, बट ये मैं सर्विस, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और चीजें जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि किसानों को 2,000 मिलेंगे, तो कितने किसान उसमें इंक्लूडेड होंगे, कितना किसानों का आपके पास डेटा है, आप कैसे बोल रहे हो कि इतना पैसा हम किसानों को देंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, और इसको करने में जो आपने वादा किया है, इसको पूरा करने में कितना खर्च आएगा। तो ये सारी चीजें आप बताओ। ठीक है, ये पार्टीज को बतानी पड़ेंगी। अब आपको एक क्वेश्चन याद है जहां पे वो पूछ रहा था कि अगर पार्ट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये पार्ट बन जाता है पार्टीज के अप्रूवल के बाद, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंक्लूडेड होंगे। ये रहा आंसर, हमें मिल गया अपना आंसर। अब यहां से हमने वहां पे देख के टिक करना है बस। दे मस्ट, ये हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये है हमारा आंसर। अब इसमें से हमें अपना क्वेश्चन नंबर, आई थिंक फर्स्ट था वो, जिसका हमें आंसर चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो स्पेल आउट हाउ द रिक्वायर्ड, ये भी पार्ट है, उनको ये बताना पड़ेगा कि इसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, यानी कि जरूरी जो रिसोर्सेज हैं, अगर 10,000 नौकरियां बोली हैं तो वो कौन से डिपार्टमेंट में होंगी, या फिर कोई नया बिजनेस, कोई नई कंपनी गवर्नमेंट खड़ी करने वाली है ना। तो ये चीज है कि उसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आप कैसे पैदा करोगे। ठीक है, to give the parties an idea of the fiscal challenge that their promise schemes may pose। बोल रहे हैं कि पार्टीज को ये आइडिया देने के लिए कि जो वो प्रॉमिस बोल रहे हैं उसमें उनको फाइनेंशियली क्या चैलेंज आने वाले, फिस्कल चैलेंज मतलब फाइनेंशियल चैलेंज। द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू डिस्क्लोज डिटेल्स। बोल रहे हैं उनको आइडिया देने के लिए कि उनको फाइनेंशियली क्या चैलेंज आने वाले हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होएगी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, उनको बोला गया है, उनको बताया गया है कि आप पूरा प्रॉपर डिस्क्लोजर दो, आप पूरे डिटेल में बताओ कि क्या बताओ, ऑफ द बजट रेवेन्यू रिसिप्ट्स,
कि हमारे पास कितना बजट है, कितना हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसकी पूरी रिसिप्ट के साथ में हमें जानकारी दो। ठीक है, रिसीट्स के साथ में जानकारी मतलब कि उनको पूरा उनकी जहाँ पे टैक्स हुआ है, कितना टैक्स आया है, किसने कितना टैक्स दिया, वो सारी रिसीट्स होती है ना, तो वो सारी रिसीट्स के साथ में जानकारी दो। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर एज वेल, और इसमें से कितना खर्चा किया हुआ है वो भी आप विद रिसीट्स या विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमें बताओ। ठीक है, एज वेल एज द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। अब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज होती है देनदारी, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी जो खड़ी है, तो अभी भी जो बकाया देनदारी है उसके बारे में बताओ। ठीक है, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है इस वक्त अपने बजट, मतलब अपने पास राजकोष में 10 करोड़ रुपए, तो वो पूछेंगे कि ये 10 करोड़ रुपए आपके पास, इसमें से कितना पैसा टैक्स का है? क्योंकि अगर टैक्स पेयर का पैसा है तो डेफिनेटली टैक्स पेयर बोलेगा कि मेरे फ्यूचर की ग्रोथ के लिए पैसा आपने कहाँ लगाया है ना। तो कितना पैसा टैक्स पेयर का है, कितना पैसा अदर सोर्सेज से जनरेट हुआ है, जैसे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने कितना पैसा जनरेट करा है, हर एक चीज का। ठीक है, उसके बाद में आप मुझे ये बताओ कि इस 10 करोड़ में से अगर आपके पास इनिशियली 50 करोड़ था तो आपने वो 50 करोड़ में से कितना पैसा कहाँ खर्च किया, और अभी भी इन 10 करोड़ में से हमें कितना पैसा ऐसा है जो देना बाकी है, कि मतलब किसी को देना है, जैसे कहीं से हमने ऑयल इंपोर्ट किया तो उनको देना है, या कोई फॉरेन हमने कुछ भी बाय किया वहां से उनको देना है, तो कितनी देनदारी भी बकाया बची है। द इंफॉर्मेशन इट इज बिलीव्ड will provide a framework under which a manifesto can be assessed। बोल रहे इस इंफॉर्मेशन से ये माना जा रहा है कि एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। फ्रेमवर्क मतलब एक ब्रॉडर आइडिया, यानी कि मानक मिल जाएंगे, किन मानकों पे हमें उसको परखना है ना, मापदंड मिल जाएंगे। अंडर विच अ मैनिफेस्टो कैन बी एक्सेस्ड, जिसके अंदर हम किसी मैनिफेस्टो को, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो को एसेस कर सके मतलब उसका मूल्यांकन कर सकें, उसके बारे में सही कि उसमें कितनी बातें सही है, कितनी बातें सिर्फ हवाई फायर है, ये जान सकें। बाय द किसके द्वारा? बाय द वोटर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी। वो बोल रहे हैं कि किस नजरिए से कि ये फाइनेंशियली कितना सही है। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि मैं 50 लाख मकानों का आपको मैं 50 लाख गरीबों को मकान दे दूंगा, तो वो आपके फंड्स के अनुसार पॉसिबल है। आज की डेट में अगर एक ट्रक रेत का 5,000 का आता है, तो वो 50 लाख मकान बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपने अगर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। इट मे ऑल्सो मेक पार्टीज ट्रीट मैनिफेस्टो प्रिपरेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज। और इससे एक और चीज क्या होगी कि पार्टीज जो है वो अपने मैनिफेस्टो बनाने के तरीके को या मैनिफेस्टो बनाने के जो नजरिया है उसको एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम मानेगी। ठीक है, एंड मेंट टू परसुएड rather than lure the voter। बोल रहे जिसके जरिए मैनिफेस्टो को एक मैनिफेस्टो बनाने को एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम मानेगी, जिसके मैनिफेस्टो के जरिए उनका मकसद क्या होना चाहिए? लोगों को मनाना, अपनी बात समझाना, अपने लिए सहमत करना, ना कि ल्योर मतलब आकर्षित करना, झूठा दिलासा प्रलोभन देना। ठीक है, वो नहीं है वोटर को देने के मतलब। ठीक है, देयर इज बाउंड टू बी सम रिसेंटमेंट among sections of the political class। अब ये भी जरूरी है कि कुछ ना कुछ लोग नाराज होंगे, रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी होगी कुछ पॉलिटिकल क्लास के सेक्शंस में, है ना, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नाराजगी जाहिर करेंगे। हो सकता है कोई पूरी की पूरी पार्टी नाराज हो जाए कि नहीं जी हमें नहीं मंजूर ये चीज, हम तो नहीं करेंगे डिस्क्लोज। इट मे ऑल्सो बी आर्ग्यूड, और ये भी कहा जा सकता है दैट the ECI should not get into the nitty-gritty of the manifesto formulation। वो बोल रहे हैं कि ये भी कहा जा सकता है कि ECI को इतनी बारीकियों में, इतने उसके जो मूल आधार है हमारे मैनिफेस्टो बनाने के तरीके में, उसमें नहीं घुसना चाहिए। जैसे बोल देते ना, तू अपना काम कर, तेरे को क्या मतलब है, मैं कैसे मर्जी करूं, या तू आम खा गुठलियों से क्या मतलब है तेरे को, है ना, वैसी चीज। स्पेशली द मैनर ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और खास तौर पे
मतलब कोई लोग ये भी बोल सकते हैं कि ईसीआई को इतनी बारीकियों में नहीं पढ़ना चाहिए मैनिफेस्टो फॉर्मुलेशन की, और खास तौर पे कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज की बारीकी में, एज दैट विल बी द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी। बोल रहे क्योंकि ये क्या होगा कि हमने जो मैनिफेस्टो में वादा किया है उसको पूरा करना क्या है, वो टोटली पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट कम्स टू पावर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोमिसेस, जो अपने वादों के आधार पे सत्ता में आ रही है। ठीक है, ये कुछ लोग एक तर्क दे सकते हैं, ये नहीं बोल रहे ईसीआई वाले कि ऐसा होगा, लेकिन ये तर्क दे सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, द गाइडलाइन इटसेल्फ अरोज फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2013। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो गाइडलाइन अब आई है ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के वजह से आई है। कब हुआ था वो जजमेंट? 2013 में, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, अपहोल्डिंग द राइट ऑफ पार्टीज टू मेक इलेक्टोरल प्रोमिसेस। बोल रहे हैं कि जिसमें उन्होंने बरकरार रखा था, अपहोल्डिंग मतलब बरकरार रखना। ठीक है, किस चीज को? कि उनने कहा कि इलेक्टोरल यानी कि जो चुनावी वादे करना, इवन इफ दे इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि अगर उनमें कंज्यूमर गुड्स के बांटने की बात भी हो रही है तो वो पार्टीज का अधिकार है, राइट है। ठीक है, और कहा, और क्या कहा, इट वॉज हेल्ड, और कहा उनने दैट सच अ प्रॉमिस वुड नॉट अमाउंट टू अ करप्ट प्रैक्टिस। उनने कहा कि ऐसे वादे करना कोई भी करप्शन वाली बात नहीं है। ठीक है, एज लॉन्ग एज दीज वर फाइनेंस्ड बाय, कब तक ये करप्शन वाली बात नहीं है? जब तक कि ये फाइनेंस किए जा रहे हैं बजटरी एलोकेशंस में से, जिनको कि हमारे विधानमंडल की स्वीकृति मिली है। दे कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड, तब तक हम इनको मना नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते। द कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट टू प्रिवेंट extravagant promises from upsetting the, बोल रहे कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हमें एक्स्ट्रावेगेंट प्रोमिसेस यानी कि जरूरत से ज्यादा खर्चीले प्रोमिसेस अगर हमें दिख रहे हैं, ऐसे वादों को रोकने के लिए जिनकी वजह से अपसेटिंग मतलब एक बैलेंस को बिगाड़ना। ठीक है, जैसे कि ये है यहाँ पे, अब ये मैदान है, इसमें सारी पार्टियां सभी इक्वल लेवल पे चल रही है ना, लेकिन किसी भी पार्टी को आगे निकलना है तो उसने क्या किया, उसने कुछ लालच भरा या कुछ स्कैंडल वाली बात कर दी कि नहीं नहीं हम ऐसे करके आगे निकल जाएंगे। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए कि जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़े, किस चीज का, इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि एक बराबरी वाली प्लेइंग फील्ड, यानी कि एकदम बराबरी वाले पक्ष में, कि जहां पे सब पार्टियां बराबर चल रही हैं, लेकिन फिर एकदम से किसी ने कुछ और वादे कर दिए जो कि पॉसिबल नहीं है, एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब जरूरत से ज्यादा खर्चीले हैं। उन्होंने बोल दिया कि हम सभी जो भी हमारे वोटर हैं जिनने हमें वोट देंगे उनको हम एक एक आईफोन गिफ्ट करेंगे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खर्चीली वाली बात हो गई ना, जरूरत से ज्यादा वाला प्रॉमिस हो गया। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, इसने लोगों का एक जो बराबरी का चल रहा था कि अभी तक तो नौकरी और बेरोजगारी और जरूरत की चीजों पे बात हो रही थी, अब फिजूल चीजों पे भी बात होने लग गई। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए द ईसीआई कुड ले डाउन सम गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो ईसीआई के ऊपर है कि वो कुछ गाइडलाइंस अगर बनाना चाहे तो बना सकती है। इन प्रैक्टिस हाउएवर, बोल रहे हैं हकीकत में, हालांकि द ईसीआई's गाइडलाइन डिड नॉट एलिसिट इनफ इंफॉर्मेशन। अभी तक की जो ईसीआई की गाइडलाइंस थी उसमें से कोई भी एलिसिट यानी कि जानकारी, एलिसिट जानकारी यानी कि एकदम रोशनी डालने वाली क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ठीक है, एज पार्टीज मेड ओनली रूटीन एंड एम्बिगियस डिस्क्लोजर्स, यानी कि पार्टी ने सिर्फ जो रूटीन में मतलब चलते आ रहे हैं कि हाँ जी हमने ये वादा किया है और इसके लिए हमें इतना पैसा लगेगा, बस ये बता दिया। वो पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा वो नहीं उन्होंने बताया। ठीक है, तो उन्होंने बहुत रूटीन बेसिक सी चीजें बताई। ओके, तो वही बताते आ रहे थे। इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर लागू हो जाता है, डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स मे हेल्प इन इन्फॉर्म्ड वोटर चॉइस। वो बोल रहे देखो पहले एक कहीं पे स्टेटमेंट भी था, जागरूक मतदाता। ठीक है, जानकार मतदाता, जागरूक मतदाता, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि अगर ये लागू हो जाता है तो जो डिटेल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होगा इसकी वजह से एक
वोटर को चॉइस मिल जाएगी, बहुत इन्फॉर्म चॉइस मिल जाएगी उसको कि ये बीजेपी है, बीजेपी का मैनिफेस्टो 50 करोड़ खर्च करने की बात कर रहा है, सरकार के पास 5 करोड़ है, ये बाकी के पैसे कहाँ से लाएंगे। अब इन्होंने जो वादे करे हैं उसमें ये वादा तो हो सकता है पूरा, ये हो सकता है पूरा, लेकिन बाकी के वादे नहीं हो सकते पूरे। अब कांग्रेस है, कांग्रेस ने बोला है कि मैं 40 करोड़ खत्म करूंगा, बात वही है, सरकार के पास तो 5 करोड़ है, ठीक है। तो इसके जो 2 वादे भी पूरे नहीं हो सकते, इसका तो 1 वादा पूरा हो सकता है, बाकी के वादे कहाँ से करे गए पूरे, है ना। तो अब मैं समझदार वोटर हूं, अगर मैं जागरूक वोटर हूं, मैं दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो पढ़े, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ी, मैं समझ गई कि दोनों पार्टी तो ब्लफ खेल रही है भाई, ये तो उल्लू बना रहे हैं, मैं तो नहीं दूंगी इन दोनों को वोट, मैं तो नोटा पे जाके लगा कर आऊंगी वोट, है ना। As rival parties are likely to subject manifesto promises to intense scrutiny, बोल रहे हैं कि इससे और भी क्या होगा कि जो राइवल पार्टीज हैं वो भी मैनिफेस्टो को एकदम बारीकी से, उसको एकदम नजर एक मोहरा के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है। क्यों? एक दूसरे के प्रॉमिसेस को उखाड़ने में। वो बोलते हैं ना कि जैसे गांधी जी बोलते हैं कि मोदी जी की सरकार तो जुमलों की सरकार है, और मोदी जी बोलते हैं कि सॉरी गांधी जी नहीं, राहुल गांधी, और राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वो पप्पू हैं, पास ही नहीं हो रहे, है ना। तो ये चीजें, वो कौन कितने पानी में, वो आइडिया लग जाएगा इसमें, अगर ये चीज पास हो जाती है तो। इट मे ऑल्सो हैव अ मोर मीनिंगफुल इम्पैक्ट, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें और भी ज्यादा मीनिंगफुल यानी कि एकदम गहरा मतलब वाला इम्पैक्ट होगा, बहुत ही गहरा इसमें एक बदलाव आएगा, चेंज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ पार्टी विनिंग ओवर द इलेक्टोरेट विद द सिंगल फ्लैगशिप प्रॉमिस। उस पार्टी के ऊपर जो कि सिर्फ एक जो एकदम उनका मूल जो वादा है, एकदम बेसिक वादा है कि और कुछ होना हो हम ये तो करेंगे ही करेंगे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि राम मंदिर तो हम बनवा कर ही रहेंगे, है ना। तो अगर वो पार्टी जीतती है तो मतलब ये आता है कि वोटरों ने उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी है, समझी है, तभी उनको जिताया है, ठीक है। तो उनकी एक धाक जिसको बोलते हैं ना, धाक जम जाती है, वो वैसे ही जम जाएगी। ओके, दैट्स ऑल। बहुत बड़ा पैसेज था। अब पहला क्वेश्चन कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जो इसका प्रपोजल का पार्ट नहीं है ना। तो कौन से पार्ट नहीं है? Parties will have to specify the section of society that a particular promise is targeted at, ये तो है पार्ट, ठीक है। They will have to clearly mention the time frame within which such promise will be fulfilled. हमने इस पूरे पैसेज में कहीं पे भी टाइम की बात नहीं करी कि कितने टाइम में वो वादा पूरा कर जाएंगे। यानी कि अगर कोई एक सरकार 5 साल के लिए आ रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 5 साल के अंदर ही वो अपना वादा पूरा कर पाए, है ना, क्योंकि कुछ चीजें टाइम लेती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर उनने कोई प्रॉमिस करा है 10,000 नौकरियां देने का, तो उसमें ये नहीं मेंशन कि आप 10,000 नौकरियां 1 साल में दोगे या 10,000 नौकरियां आप 5 साल में दोगे, नहीं मेंशन ना। तो पार्टी इस पॉइंट पे भी खेल सकती हैं। तो ये टाइम फ्रेम वाला पॉइंट एडेड नहीं है, तो ये एडेड नहीं है, ठीक है। पार्टीज विल हैव टू स्पेल आउट द एक्सटेंट ऑफ कवरेज एंड द नंबर ऑफ लाइकली बेनिफिशरीज, ये तो एडेड है, ये तो है उसमें पॉइंट। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सच प्रोमिसेस विल ऑल्सो रिक्वायर टू बी डिस्क्लोज। बोल रहे ऐसे प्रोमिसेस को पूरा करने की जो कॉस्ट है वो भी प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये भी उसमें पार्ट है, यानी कि सिर्फ सेकंड पॉइंट जो है वो पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है what are the points which make the Election Commission of India's proposal to require political parties to disclose the financial implications of the promises sound? बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रपोजल है वो कैसे वाजिब बन जाता है, कौन सी बातें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज डिस्क्लोज करेंगी जिनकी वजह से ये जो उनकी बात है, प्रपोजल है, वो एकदम सही है। तो क्या है? द फर्स्ट पॉइंट, द इंफॉर्मेशन विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क under which a manifesto can be assessed by the voter from the perspective of its financial viability। सही है ये
कि वोटर्स को एक आइडिया मिल जाएगा कि फाइनेंशियली ये जो बातें बोल रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, वो हो सकते हैं पूरे या नहीं हो सकते, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, it will facilitate ECI to get into nitty-gritty of the manifesto formulation, especially the manner of its implementation, कि ये जो है इनको मौका दे देगा ECI को कि वो एकदम इसकी बारीकियों में घुस जाए और किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे उसमें घुस जाए। ECI का ये मकसद नहीं है, ECI का मकसद ये है कि वो जनता को जागरूक कर दे, जनता को उनकी पूरी बात हकीकत जानने का अधिकार है ना, यही उनका मेन मकसद है। ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम उसमें घुस जाएं बिल्कुल बारीकी से, तो ये गलत है। इट मे मेक पार्टीज ट्रीट मैनिफेस्टो प्रिपरेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज meant to persuade rather than lure voter। वो बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो प्रिपरेशन को बड़ी जिम्मेदारी से लेने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उसका मकसद है लोगों को अपनी बात समझाना, अपनी तरफ राजी करना, ना कि अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है बातों में। आप किसी को आकर्षित बाहरी मेकअप लगा के, है ना, चीजों को अच्छे से डेकोरेट करके, या फिर मिठाई के ऊपर चांदी की परत लगा के आप उसको ल्योर कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या गुण है, क्या क्वालिटीज हैं, वो आपकी बात उनको समझा सकेंगे, तब वो आपके साथ चलने को तैयार होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड है सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ कि कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से जो डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इम्प्लीमेंट करना। क्या बातें हैं वो जिसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है? टू पैसिफाई द रिसेंटमेंट अमंग सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल क्लास इंस्टिगेटेड बाय प्रपोजल। वो बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कुछ दलों में या कुछ तबकों में इसके लिए बड़ा आक्रोश आ जाएगा, इसके लिए नकार देंगे वो, तो ये करना चाहते हैं वो, ऐसा तो नहीं है। टू होल्ड बैक द करप्ट प्रैक्टिसेस मेड बाय पॉलिटिशियंस टू एंटाइस वोटर। बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस की जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कि वोटर्स को वो लालच दे रहे हैं, लुभा रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसी कोई भी जो चीजें हैं कि आपने उनको ये चीज देनी है, वो चीज देनी है, वो करप्ट नहीं है। तो ये भी और ये गलत बात नहीं है। ठीक है, The ECI's guidelines did not elicit enough information as parties made only routine and ambiguous disclosures। ये सही है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ECI की अभी तक की गाइडलाइंस है उनसे पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और पार्टीज जो रेगुलर अभी तक डिटेल्स देती आई हैं कि इतना बजट लगेगा, इतना पैसा चाहिए, और ये हमारा ज़रूरत है कि ये हमारे प्रोमिसेस हैं, बस वही बता रही है, तो वही बता रही है अभी भी। तो इसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है। टू मेक द इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर, कि इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको फ्री किया जाए, यानी कि निशुल्क किया जाए, और फेयर किया जाए, यानी कि बिल्कुल क्लीन तरीके से किया जाए। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, पर ऐसा ज़रूरी इस पैसेज में ऐसा बोला नहीं गया। पैसेज में पॉइंट है सी। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और फिफ्थ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है। बाकी के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इससे पहले के। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेशन टुडे। थैंक यू सो मच। पैसेज सेकंड के साथ में जल्दी मिलते हैं, तब तक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।